रेडी? हाँ, अभी भी और लेटर भेज दिया आपको मैंने। नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी और हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि हम सब मिलकर एक डगर पर चल रहे हैं। आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, ये सहयोग बना रहे। एक बहुत गंभीर विषय है जिस पर हम आज आपको परेशान कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 108 दिन समाप्त करके अभी एक ब्रेक पर चल रही है। यात्रा में खलल डालने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश, उसको बदनाम करने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार की जा रही है। थोड़ा बहुत राजनीति में खिंचाई एक दूसरे की करते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन गंभीर तब हो जाता है जब सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3-4 ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम सबको अब चिंता है कि इनकी मंशा क्या है। हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी की सुरक्षा, और खास तौर पे एक ऐसी पार्टी जिसने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हों, चिंता जायज हो जाती है। अभी हम आपको एक पहले वीडियो दिखाएंगे। ये दिल्ली का वीडियो है, 108वें दिन का वीडियो है। आप खुद चिंतित हो जाएंगे, एक नागरिक के तौर से आप चिंतित हो जाएंगे। उसमें किसी की पार्टी का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता, ये किसी के भी साथ हो तो चिंतित करने वाला विषय है। आप वीडियो जरा दिखाएं एक बार। आप देखिए कैसे भीड़ टूट पड़ रही है। पुलिस वाले, कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। ये दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। ये दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर, जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का और पुलिस का होता है। आप इसमें देख रहे हैं राहुल जी को भी, और राहुल जी को पहचान पाना आजकल बड़ा आसान है, क्योंकि एक ही आदमी जो स्वेटर या जैकेट पहने बगैर जो दिख रहे हैं वो हैं राहुल जी। इससे पहले आपको जानकारी है, मेरे साथी मेरे बगल में जो बैठे हैं वैभव वालिया जी, इन्होंने एक एफआईआर भी कराई थी 23 तारीख को सोहना सिटी पुलिस स्टेशन में। उस पर मैं इनको बाद में बोलूंगा कि आपको और खुलासा करें उसके विषय में। आज एक पत्र हमारे महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है। वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया, और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो एफआईआर है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैरकानूनी रूप से घुस गए थे। उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है,
एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं वैभव वालिया जी से आग्रह करता हूं कि जो 23 दिसंबर को इन्होंने एफआईआर की, उसका क्या स्टेटस है, उसका क्या कारण था, वो सब आपको बताएं। थैंक यू पवन जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आज यहाँ हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूँ। आप सभी लोगों को और आप सभी के माध्यम से देश के समस्त जनता को और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर आपका ध्यान डालना चाहता हूँ। 23 तारीख को सुबह जब हम लोग सुबह अपनी यात्रा पर थे, तब हमारी एक साथी हमारी जो कैंप साइट होती है कंटेनर की, वहां पे किसी कारण छूट गई थी। उनकी मॉर्निंग यात्रा में वो नहीं शामिल हो पाई। लगभग 7 बजे के आसपास उनके कंटेनर में किसी ने घुसने का प्रयास किया, ऐसा उनको महसूस हुआ। उन्होंने बाहर जाके देखा तो एक व्यक्ति हमारे एक दूसरे बगल वाले कंटेनर के बाहर खड़ा था। उन्होंने और निकल के देखा तो एक दूसरा व्यक्ति उस कंटेनर से बाहर आ रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो, क्यों इन कंटेनरों के अंदर घुसे हो? तो उन्होंने कहा जी हम बाथरूम करने गए थे। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, वो दोनों लोग वहां से भाग गए। तीसरा आदमी उसी समय कंटेनर से बाहर निकल रहा था। हमारी साथी ने उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको बोला कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने कहा नहीं मैं बाथरूम करने गया था। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुम बाथरूम करने जा सकते हो, बाहर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारे टॉयलेट्स के ट्रक भी बाहर खड़े हैं, तुम अंदर कंटेनरों के पर्टिकुलर एक जोन में आके और कंटेनरों के अंदर क्यों घुस रहे हो? इतने में उसने उससे अपना हाथ छुड़ाया जिससे कॉलर पकड़ा था और वो भी भाग गया। हल्ला मचाने पर हमारी सिक्योरिटी ने उन लोगों को पकड़ा, उनमें से 2 लोग पकड़े गए। हमने वहां के एसएचओ को बुलवाया, एसएचओ को उन लोगों को हैंडओवर करा। जो सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट वहां पे जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया और उन लोगों की उपस्थिति में उन लोगों को जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए थे उनको पुलिस के हवाले किया। बाद में हम लोगों ने अनऑफिशियली ये गैदर किया कि वो लोग हरियाणा पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे। हमने इसके बारे में कंप्लेंट लिखाने के लिए मैंने एसएचओ को फोन किया। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने यात्रा मॉर्निंग की खत्म करी, मैंने एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, कैसे आपके लोग घुस गए? तो हम लोगों पे ये भी अनऑफिशियली दबाव बनाया गया कि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, वो लोग तो घुस गए थे, ऐसा है वैसा है। हमने 23 तारीख को जाके मैं खुद सोना सिटी पुलिस स्टेशन में गया। हमने कंप्लेंट लिखाई कि भाई ये इतना सीरियस मामला है, अगर कोई व्यक्ति कुछ प्लांट करके चला जाए और सेकंड लेग में आके आप आके ये बोलो कि हमारे कंटेनर में ये चीज मिली है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप इसकी जांच कीजिए और हमारे को बताइए। 23 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उस पर कोई जांच हुई है, ना हमारे को कोई सूचना दी गई है। उसके बाद 24 तारीख को जैसे ही हम दिल्ली में घुसते हैं, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जैसे ही हमारा बदरपुर पे ट्रांसफर होता है, राहुल जी के आसपास एक रोप पहले दिन से बनी आ रही है। 108 दिन से लगातार एक रोप का सिस्टम होता है जिसके जरिए लोगों को पीछे किया जाता है। कोई रोप नहीं थी। भारत यात्रियों ने अपने आप ही सर्कल बना के राहुल जी के आसपास लोगों को पुश करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को जब ये बात फ्लैग की गई तब उन्होंने रोप लेके आए। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, एक टी पॉइंट होता है जहां पे रुकते हैं। टी पॉइंट के अंदर मैडम सोनिया जी थी, प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। टी पॉइंट को कोई कवर नहीं किया गया, उसकी कोई रोप लगा के कोई उसको सिक्योर नहीं किया गया। वहां पे फिर हमारे भारत यात्रियों ने, दिग्विजय सिंह जी हमारे लीडर्स ने, सबने वहां पे एक घेरा बनाया। फिर वहां पे ऑफिसर को बुलाया गया पुलिस के और उनके द्वारा फिर वहां पे व्यवस्था बनवाई गई। पवन जी ने अभी आपको जब हम लाल किले के पास पहुंचने वाले थे वहां का वीडियो दिखाया। ये दिल्ली की घटना है। अगर दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है, हरियाणा में दिल्ली के करीब पहुंचने पे एविडेंटली जब हमने उनके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और कंप्लेन कराया, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम सभी भारत यात्री इस यात्रा की सुरक्षा को लेके बहुत चिंतित हैं। इसी वजह से आज केसी जी ने, हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने लेटर भी लिखा है जिसके बारे में पवन जी ने आपको बताया।
और यही बातें हम आपके माध्यम से उठाना चाहते थे आज। थैंक यू। तो आपने सुना कैसे भीतर घुसने की कोशिश की गई, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सब के बिहाफ पे भारत यात्रियों के, कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है, जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे, और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो न केवल रोकने का षड्यंत्र है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और जोड़ने के इस यज्ञ को कौन रोकना चाहेगा? जाहिर सी बात है, वो रोकना चाहेगा जो तोड़ना चाहता है भारत को। तो सबके चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, कौन जोड़ना चाह रहा है और वो जोड़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। 108 दिन लगातार चल रहे हैं, और तोड़ने वाले अपनी पुलिस के माध्यम से, अपनी दोस्ताना मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। हम ये पत्र तो आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके सहयोगियों को भी। बाज आएं, राक्षसों वाला काम मत करें, यज्ञ में खलल मत डालें। आपके सवाल। Apart from releasing this letter written by our General Secretary organization to the Honorable Home Minister of India, we are also issuing a warning to the Bharatiya Janata Party and its supporters. Please refrain from defaming Bharat Jodo Yatra. Do not even attempt to stop Bharat Jodo Yatra. You will not succeed. Anybody who is trying to stop India from getting united is definitely against the concept of a united India and is responsible for attempting to break India. Their faces stand exposed. Who can be against the concept of uniting India? Obviously, the ones who do not want to see a united India. Their faces are for everyone to see. We are entering Jammu and Kashmir and Punjab. These are sensitive states. We have drawn the attention of the Honorable Home Minister through this letter to the regular breach in security of the Bharat Jodo Yatra. My colleague Vaibhav Walia filed an FIR on the 23rd of December in the Sohna City Police Station because apparently some IB officials tried to barge into our containers illegally, completely illegally. They have no business to be where they were. And when they were caught red-handed, they tried to escape. The police has not yet acted on the FIR done by Mr. Vaibhav Walia on the 23rd of December. When the Yatra entered Delhi, we saw shocking scenes at Badarpur, where there was a total collapse of order. There was no rope team, the rope party which protects the leader and regulates the crowds. When the Yatra approached the Lal Killa area, again there was a collapse. We showed you the video. In fact, Rahul Gandhi and other leaders were trying to regulate the crowds. There was no police presence, not enough in any case. So these are examples that we've given. We are not even talking about the way they have tried to defame the Yatra, the way they have tried to stop the Yatra, the way they have tried to spread rumors about the Yatra. That we are capable of fighting. We will fight. We have been fighting. But when it comes to the security of Bharat Yatris, it's a very serious concern. This is a party which has lost not just two of its prime ministers, but it has lost an entire leadership of Chhattisgarh in the Naxal attack. So our concerns need to be addressed, especially when we enter the sensitive states of Punjab and Jammu and Kashmir. Your questions, please.
देखिए, उस वक्त तक इस तरह की गंभीर घटनाएं नहीं हुई। छोटा मोटा चलता है, व्यवस्था बिगड़ती है। हम भी समझते हैं जब इतनी बड़ी रेला चला आ रहा हो तो थोड़ी बहुत व्यवस्था ऊपर नीचे हो जाती है, कोई परफेक्ट सिचुएशन नहीं आ पाती। तो हमने कोई आपको तकलीफ भी नहीं दी, कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन ज्यों-ज्यों भीड़ बढ़ती जा रही है और काफिला राजधानी की तरफ आना शुरू हुआ, इनकी बौखलाहट भी साथ साथ बढ़ती चली गई। तभी इन्होंने कोविड का हंगामा किया, और कोविड का हंगामा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए, सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए। बाकी तमाम इनके आयोजन चल रहे हैं, कोई नहीं रुक रहा। मैंने अभी कल एक ट्वीट किया था, ओम बिरला जी का अस्पताल में कंबल वितरण समारोह, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, भीड़ जमा रखी, अस्पताल जैसी संवेदनशील स्थान पर जहां इन्फेक्शंस फैलने का डर होता है, वहां आप लोकसभा स्पीकर जो 2 दिन पहले मास्क लगाकर पूरा संचालन कर रहे थे संसद का, अस्पताल में कंबल वितरण कर रहे हैं बिना मास्क के। तो नियम भी आपने सिर्फ हमारे लिए बिना घोषित किए हमें बदनाम करने की कोशिश की। साहब, नियम का पालन नहीं हो रहा। अरे साहब, नियम घोषित तो करिए, तब हम पालन करेंगे ना। नियम आपने घोषित नहीं किए थे। तो षड्यंत्र बढ़ते चले गए ज्यों-ज्यों भारत जोड़ो यात्रा राजधानी के करीब आने लगी। और इनकी आईबी ने इनको रिपोर्ट दी। हमें भी मालूम है, क्योंकि कुछ साथी हमारे भी होते हैं विभागों में, कि समर्थन, जन समर्थन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो इनको शुरू में अंदेशा था कि अरे साहब ये चलेंगे नहीं पूरा, ये बीच में चले जाएंगे, ये जो ब्रेक है ना इसमें विदेश जाने वाले हैं, ये सारी जो बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने फैलाई थी, वो सब सबके सामने जाहिर हो चुका है। अब ये परेशान है। अब परेशानी में ये किस स्तर पर जा रहे हैं वो देखकर हमें घबराहट हो रही। हमारी मांग ये है कि संविधान का एक आर्टिकल 19 है जो हमें स्वतंत्रता देता है कि हम इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारा एक अधिकार है, कर्तव्य तो है ही। उसमें खलल, नंबर 1 खलल मत डालिए। नंबर 2, उसको सुचारू रूप से चलने में जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उस पे कोई आपका, क्योंकि आपकी सरकार है इसका मतलब नहीं कि सब कंट्रोल आपका है। पुलिस सबके लिए है, प्रशासन सबके लिए है। तो वो जो पत्र वेणुगोपाल जी ने लिखा है उसमें स्पष्ट ये उदाहरण दिए हैं। वैभव वालिया जी की एफआईआर का उदाहरण दिया है, जो लाल किले पे व्यवस्था बिगड़ी थी उसका उदाहरण दिया है, और यह भी बोला है कि अब हम पंजाब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे भारत यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। सर, कल इसी सिलसिले में, यात्रा के सिलसिले में ही संगठन महासचिव आपके परसों इनफैक्ट उन्होंने जम्मू कश्मीर के एलजी से मुलाकात की। इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि वहां से क्या आश्वासन मिला है सुरक्षा को लेकर के, और आप लोगों की क्या ये भीड़ वगैरह तो फिर भी एक बहुत बहुत बड़ा मामला नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात रहे हैं बीते कई सालों से, उसमें आप लोगों की क्या चिंता है और एलजी की तरफ से क्या? देखिए साहब, हमें तो अगर सरकार की माने तो जम्मू कश्मीर में तो स्थिति सामान्य हो चुकी है। पहली बार सामान्य हुई थी 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी आ गई थी। फिर सामान्य हुई 4 अगस्त को 2 साल पहले जब 370 हटा दिया था। सब कुछ तो सामान्य है, वहां क्या दिक्कत है? सरकार तो यही कहती है सब कुछ सामान्य है। फिर भी अगर हमें रोकेंगे या हमें सहयोग नहीं देंगे या हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, तब दूध का दूध और पानी का पानी आप सबके सामने होगा। ये जो हमारे महासचिव संगठन गए थे एलजी साहब से मिलने, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले ही जाकर प्रशासन से निवेदन करते हैं कि साहब ये हमारी गतिविधियां रहेंगी, यहाँ आपका सहयोग चाहिए। पूरी उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा, पूरी उम्मीद है कि अनुमति मिलेगी, और पूरी उम्मीद है कि जो दावे किए जाते हैं कि सब कुछ सामान्य है, उन्हीं दावों पर ये अमल भी करेंगे और हमें भी सामान्यतः अपना काम करने देंगे। आश्वासन मिला, बिल्कुल सहयोग मिलेगा और पूरी उम्मीद है कि सहयोग मिलेगा। चिंतित इसलिए हैं, जैसा कि मैंने बताया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हम लोगों ने अपने नेता गंवाए, प्रिय नेता गंवाए,
और पिछले 8-10 महीने से पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबने देखी, कैसे हत्याओं का एक सिलसिला वहां शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में मैंने अभी बताया आपको, सरकार के दावे एक तरफ हैं, हमने देखा कि कैसे टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, कैसे कश्मीरी पंडितों को, शोपियान जैसा इलाका जहां से कुछ परिवार कश्मीरी पंडितों के ऐसे थे कि जो अड़े रहे कि हम नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के, इस दिवाली पे उनको भी छोड़ के जाना पड़ा। तो ये सब तथ्य आपके सामने हैं, इन तथ्यों को कोई नकार नहीं सकता, भले ही सरकार कितने ही दावे कर ले। कश्मीर में आज सुरक्षा का माहौल नहीं है, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जो सरकार 30-30 यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर ले जाती है, यह दिखाने के लिए कि स्थिति सामान्य है, वो अपने देश के नेताओं को तो नहीं रोकेगी। There is a federal structure in our country. We welcome any state which succeeds in the bid. After all, it's India which will get the honor. So I don't want to play one state against the other. That's not the way Congress functions. I am sure the government would have considered all pros and cons for every state. There has been a controversy about businesses shifting from Maharashtra to Gujarat. I hope the government doesn't have political considerations in such decisions which are of national importance. You can't compare an unfortunate murder of Chhattisgarh with the kind of law and order disturbances in Kashmir, where the Kashmiri Pandits, leave alone going back to their hometowns. Those who stayed back are now being forced to leave. The targeted killings of Kashmir can't be undermined by using any other example, by any whataboutery. What happened in Chhattisgarh is definitely unfortunate, and we are sure our government will succeed in not just nabbing the criminals, but also bringing justice to the person who died. ये मेरे को लगता है पहला उदाहरण होगा जब एक जिम्मेदार सरकार, केंद्र की सरकार, अदालत की इस तरह से खुलकर अपमान करे कि उससे कोई इतना महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए। लगता ही नहीं कि ये कोई सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति कोई कर सकता है, लगता ही नहीं कि सरकार ऐसा कर सकती है। सरकार का एक सम्मान होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, और कैसे संवैधानिक संस्थाओं को आपस में एक मर्यादापूर्ण रवैया रखना चाहिए, वो हमारी आदत थी आज तक तो, कि ऐसा ही होता है, मर्यादा रहती है आपस में। लेकिन ये जो उदाहरण सुनने में आ रहा है, इससे ऐसे लगता है कि यह सरकार इतनी भी चिंता नहीं है उसको कि कहीं हम एक बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं इस देश को। किस तरह की सरकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से खुलकर अपमान करेंगे, खुलकर उससे कुछ बात छिपाएंगे, वो भी ऐसी बात जो एक एक व्यक्ति इस देश का जिस पर प्रभाव पड़ा नोटबंदी का, उसके हितों से जुड़ी हुई बात, उसकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात आपने सुप्रीम कोर्ट से छिपाई। ऐसे आपने कई चीजें छिपाई होंगी, धीरे धीरे कई चीजें निकलेंगी कि आपने सुप्रीम कोर्ट से क्या छिपाया, आपने देश से क्या छिपाया, देश के नागरिकों से क्या छिपाया। माफ कीजिएगा, आप मजाक चला रहे हैं या सरकार चला रहे हैं? थोड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहो हमें भी दे देना, थोड़े से इलेक्टोरल बॉन्ड्स बांट दें, हम भी कर लेंगे जल्दी शिफ्ट। आपके पास तो सब कुछ है, 96% इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको मिलते हैं, आप तो
जहां चाहे जब चाहे शिफ्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ के सारे इस शहर के जितने 5 सितारा होटल है उनको आप अपना कार्यालय बना सकते हैं, उसमें क्या आपको कौन रोक सकता है? बादशाह सलामत हो आप तो इस देश के हर जिले में अपना ऑफिस खोल रहे हो। ना केवल आप खोल रहे हो, अपने नागपुर वाले जो बाबा हैं उनके भी सारे ऑफिस खुल रहे हैं हर जिले में। आपकी हमारे कहां राजा भोज, कहां हम लोग, कोई तुलना ही नहीं हो सकती साहब। लेकिन अगर आपको इतनी चिंता है तो हम भी आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं, अगले हफ्ते 1 जनवरी को गिफ्ट दे दीजिए, थोड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स कांग्रेस को भी बांट दीजिए, जरूर कर देंगे हम शिफ्ट। आप जब इनसे दिलवा देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको तारीख दे दूंगा मैं। I don't think any of our leaders can ever talk the language which the BJP rank and file talks in. We don't believe in that. We've never believed in that. As far as the lady MP from Bhopal you've discussed, our General Secretary, Media and Publicity, Mr. Jairam Ramesh, is pursuing this in a legal manner. You will get to know soon. कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता न हिंसक विचार में विश्वास रखता है, न हिंसक आचार में विश्वास रखता है, न हिंसक प्रचार में विश्वास रखता है। तो इसलिए रही बात ये महिला सांसद की, भोपाल की सांसद की, तो हमारे महासचिव मीडिया एंड पब्लिसिटी के जयराम रमेश जी इसकी में कानूनी रास्ते पर जा रहे हैं और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, आपको शीघ्र ही उस जानकारी देंगे। खर्च करना मतलब क्या होता है? खर्च करना मतलब आवंटित किया आपने। बंगाल का आप उदाहरण देते हो, बंगाल को आप सजा दे रहे हो क्योंकि आपको उन्होंने चुनाव हरवाया बंगाल के लोगों ने। 30-30 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं बंगाल के कि आप उनको सैलरी नहीं दे रहे क्योंकि केंद्र सरकार फंड्स नहीं रिलीज कर रही। किस बात की सजा दे रहे हो आप? तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का रोज घोर अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में तो हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी मैं आपको बंगाल का उदाहरण दे रहा हूं। तो ये रवैया गलत है कि आप जीएसटी का पैसा रोक देते हो राज्य सरकारों का, आप मनरेगा के फंड्स रोक देते हो राज्य सरकारों को। ये फंड्स आपकी जेब से नहीं आए हैं, ये फंड्स इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं आए हैं, इस देश का पैसा है, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है। इस पर आपका कोई बपौती नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं है।